देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। कल के क्लास में स्पेशली जो डिस्कशन चल रहा था, तो पीछे के 2 क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति क्या होता है। फिर मुद्रास्फीति के साथ साथ कुछ और टर्म पे भी हम सीखे थे कि इन्फ्लेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, एस्क्यूफ्लेशन क्या होता है, इस सब के बारे में समझे थे। उसके बाद से कल के क्लास में हम लिख रहे थे कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब अलग अलग इन्फ्लेशन के जो प्रकार है, यानी मुद्रास्फीति के प्रकार है, उसके बारे में समझे थे। ये वाले स्लाइड को देखे थे हम। इसमें हम बात किए थे कि मुद्रास्फीति अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे सबसे पहले बात हुआ था ये वाला रेंगती हुई मुद्रास्फीति, इसी को मंद मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, मतलब ऐसा देश जहाँ पे इन्फ्लेशन की रेट 3% या उससे नीचे है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। जैसे अभी ब्रिटेन के वहाँ के जो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, उनका क्या स्टेटमेंट पास हुआ था कि ब्रिटेन में अभी क्रीपिंग इन्फ्लेशन चल रहा है, मतलब बहुत रेंगती हुई मुद्रास्फीति चल रही है। तो इस तरह से समझना है। एक दूसरा मुद्रास्फीति बात कहते हैं कि जब इन्फ्लेशन का रेट 3% से लेकर 10% तक पहुंच जाए, यानी 3 से ऊपर और 10 के नीचे, तो ये देखने को मिलता है वॉकिंग इन्फ्लेशन, या इसी को चलती हुई मुद्रास्फीति बोलते हैं। मतलब पहले वाले से थोड़ा सा ये क्या होगा, फास्ट होगा। बात समझ रहे हैं। पहले वाले कंडीशन मतलब क्रीपिंग इन्फ्लेशन आपको सामान्यतः देखने को मिलता है विकसित देशों के अंतर्गत, जबकि अगर बात करें वॉकिंग के लिए तो ये आपको देखने को मिलता है किसके अंतर्गत, विकासशील देशों के अंतर्गत, जिसमें भारत भी शामिल है। तो भारत, चाइना और नेपाल, भूटान, इस टाइप के जितने सारे कंट्री हैं वहाँ पे इसी इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता है। जैसे आरबीआई का ही जो अपना मेजरमेंट है वो 4% ±2% है, मतलब 6 तक जा सकते हैं और न्यूनतम 2 तक आ सकते हैं। लेकिन सरकार कोशिश करती है कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन बना रहे, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर मार्केट में महंगाई बनी है तो जितने सारे उत्पादन करने वाले लोग हैं, मान लो प्याज की कीमत थोड़ी सी बढ़ी हुई है, तो प्याज की कीमत बढ़ी हुई तो किसान समझेगा कि प्याज का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करें तो हमारा इनकम क्या होगा, ज़्यादा होगा। गेहूं का कीमत बढ़ गया तो गेहूं का उत्पादन करने वाला किसान थोड़ा सा गेहूं का अधिक उत्पादन करेगा। वैसे मान लो कि मोबाइल फ़ोन का कीमत बढ़ गया, तो जिस कंपनी में मोबाइल फ़ोन बढ़ रहा है तो वो कंपनी थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, उत्पादन। तो ओवरऑल देखा जाए तो विकासशील कंट्री के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि 2, 4, 5, 7% अगर इन्फ्लेशन रेट है 7-8%, तो उतना तक चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि उससे ओवरऑल इकोनॉमी को थोड़ा बहुत फ़ायदा ही होता है, नुकसान कोई ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। तो वही विकासशील कंट्री को वॉकिंग इन्फ्लेशन मतलब यहाँ पे रहना चाहिए 3 से 10%। एक तीसरा बात हुआ था रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन में बात करें तो दौड़ती हुई मतलब मुद्रास्फीति, जहाँ पे मुद्रास्फीति की दर 10% से ज़्यादा और 20% से कम पे पहुँच जाती है, यानी जो महंगाई है वो महंगाई 10% से 20% तक बढ़ जाती है। ये भी स्थिति विकासशील कंट्री के अंतर्गत ही देखा जाता है। ये कंट्रोल करने लायक होता है अगर सरकार ठीक ढंग से पॉलिसी बनाती है या फिर सेंट्रल बैंक ठीक ढंग से पॉलिसी बनाता है, तो इस रनिंग इन्फ्लेशन को टारगेट किया जा सकता है और इसको नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद जो आता है ये ग्लोपिंग इन्फ्लेशन या कूदती हुई या ओवर इन्फ्लेशन, कूदती हुई मतलब मुद्रास्फीति, जहाँ पे मुद्रास्फीति की दर 20% से क्या हो जाती है, ये धीरे धीरे इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने लगती है, धीरे धीरे इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचाने लगती है। और इसी का सबसे अपर रूप हो जाता है कुछ दिन के बाद से, जिसको हाइपर या हायर इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, जहाँ पे इन्फ्लेशन की दर 100% से भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। किसी किसी कंट्री में तो 1000%, 1500, 2000% से भी ज़्यादा हो जाता है, मतलब कई गुना मतलब वहाँ पे दाम क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। बताए थे ना कल कि वेनेजुएला में आया हुआ था अभी लेटेस्ट 2017-18 के आसपास, ये मतलब हाइपर इन्फ्लेशन, जहाँ पे इतना लोग पैसा लेकर जाते थे और फिर वो थोड़ा बहुत सामान खरीद कर लाते थे। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वाले कंडीशन में पहुँचते ही जैसे आपकी करेंसी है, तो करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, फिर उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है, समाज में उसका ज़्यादा महत्व नहीं, लोग वस्तु और सेवा पर स्पेशली ध्यान देने लगते हैं। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के इन्फ्लेशन को हमने डिस्कस किया था अलग अलग स्लाइड के अंतर्गत। फिर इसी में थोड़ा सा हम ये कोर इन्फ्लेशन के बारे में भी कल देखे थे कि कैसे ये कोर इन्फ्लेशन पूरा टारगेट किया जाता है। फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन जो अलग अलग निकलता है, IIP, WPI और CPI, इसी में से जो एक CPI है इसको जो टारगेट किया जाता है, इसकी जो सूचना प्रकाशित की जाती है वही न्यूज़ की हेडलाइन बनती है या हेडलाइन स्फीति। एक देखे थे आयातित मुद्रास्फीति, मतलब विदेशों से जो चीज़ हम आयात कर रहे हैं उससे के कारण अगर महंगाई बढ़ती है तो इसको बोलते हैं आयातित मुद्रास्फीति। कल इसके बारे में चर्चा हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं संरचनात्मक, मतलब सरकार की या कुछ RBI को नीतियों के कारण कुछ इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इसको हम बोलते हैं संरचनात्मक। जैसे गवर्नमेंट अपने
एक्सपेंस यानी टैक्स को क्या कर दे, कम कर दें, या अपने खर्च को क्या कर दें, बढ़ा दे। लोगों के पास पैसा ज़्यादा पहुंचेगा और लोगों के पास ज़्यादा पैसा पहुंचेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगा तो डिमांड, मांग बढ़ेगा मार्केट में, और मांग बढ़ेगा तो इसके प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ओवरऑल इन्फ्लेशन पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है यहाँ पे। वैसे ही आरबीआई अपनी ब्याज की दर को क्या कर दें, कम कर दे, तो जिससे मार्केट में तरल लोन सस्ता हो जाएगा तो मार्केट में लिक्विडिटी यानी पैसे की मात्रा बढ़ जाएगी, तरलता बढ़ जाएगा, ओवरऑल डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो फिर प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो ओवरऑल इन्फ्लेशन पे भी क्या पड़ेगा, प्रभाव। तो ये संरचनात्मक इसको बोलते हैं कि सरकार और आरबीआई की नीतियों के कारण इन्फ्लेशन क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट इसी में बात कर रहे थे मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं। अलग अलग प्रकार के मुद्रास्फीति हम देख लिए, तो इन्फ्लेशन क्यों आता है और इन्फ्लेशन के क्या कारण हैं, तो 3 बातें उसमें हम लिखे थे। एक होता है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, मतलब ऐसी मुद्रास्फीति जो डिमांड बढ़ने के कारण बढ़ी हुई है, वो किस कारण डिमांड बढ़ी हुई है अभी आगे डिस्कस होगा। एक दूसरा है लागत जन्य मुद्रास्फीति, मतलब मान लो कि वस्तु का कोई उत्पादन हम कर रहे हैं, उसमें लागत ही ज़्यादा आ जाए, गेहूँ का उत्पादन करने में लागत ही इतना आ गया कि हमको मजबूरी है कि मार्केट में 100 रुपये केजी बेचना पड़ेगा, तब भी इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक होता है लागत जन। दूसरा कुछ वैश्विक कारणों से भी इन्फ्लेशन आता है, तो उसको हम तीसरा लिखे हैं वैश्विक कारणों से, कोई दिक्कत पर्सन। अब इसी को बारी बारी से आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, जिसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कैसे, तो बोर्ड पे देखो, इसमें मांग प्रेरित है तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग में क्या हो गया है, वृद्धि। ये ऊपर तीर है तो वृद्धि और नीचे तीर है तो ये कमी को दर्शाता है। तो यहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं की मांग में क्या हो गई है, वृद्धि। उसके अपेक्षा आपूर्ति यानी जो सप्लाई है वो क्या हो गया है, कम है, या सप्लाई उतना ही है। मार्केट में डिमांड बढ़ गया लेकिन सप्लाई उस लेवल पे नहीं हो रहा है, तो इसलिए मार्केट में आ जाएगा इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति देखने को मिलेगा। यहाँ तक बात समझे। अब ये मांग बढ़ा क्यों है, यहाँ पे मार्केट में अचानक ये मांग कैसे इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पे लिखा गया इसके कारण, मांग बढ़ने के कारण लिखा गया। जैसे लोगों की आय में क्या हो जाए, वृद्धि हो, लोगों की इनकम बढ़ने लगे, तब भी मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा कंडीशन, सरकार अपने व्यय में क्या कर दे, वृद्धि कर दे। जैसे किसानों को बोले अभी 6,000 रुपये दिला, अगले साल सरकार 12,000, अपने व्यय में क्या कर दी, बढ़ा दी। कोई रोड बनवाने लगी जहाँ पे हज़ारों मजदूरों को रोजगार मिला, तो फिर उनके एक्सपेंस में क्या हुआ, यानी सरकार का व्यय क्या हो गया, बढ़ गया। कहीं बिल्डिंग है, स्कूल कॉलेज कुछ भी बन रहा है तो फिर वहाँ पे सरकार पैसा खर्च कर रही है। अब बिल्डिंग बनेगा तो वहाँ पे गिट्टी खरीद कर आएगा, सरिया खरीद कर आएगा, बाकी जितने सारे उसमें ज़रूरत के सामान है सब खरीद कर आएगा। कहीं ना कहीं वहाँ से मार्केट में डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। तो सरकार अपने एक्सपेंस या व्यय को क्या कर दे, बढ़ा दे। दूसरा कि अगर ऋण सस्ता हो जाए, आरबीआई इस ऋण को क्या करेगा, सस्ता करेगा। तो अगर ऋण या लोन सस्ता हो जाता है तब भी मार्केट में डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही ऋण सस्ता होगा मार्केट में तरलता या लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और लिक्विडिटी, मार्केट में पैसा जैसे ही उतरा तो कोई भी पैसा उतना सेव नहीं, जो जरूर लोग उसको क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो उसका डिमांड वस्तु का क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेदार होगा। बात समझ। एक तीसरा कारण है कि मान लो कि पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है तो इससे डिमांड पे भी प्रभाव पड़ेगा, यानी डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आपूर्ति तो लगभग उतना ही है और उसी रेंज में है, तब भी यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल जाएगा। एक तीसरा कंडीशन है नगरीकरण, शहरीकरण होने लगे, नगरीकरण होने लगे। तो शहरीकरण, तो शहर में जो लोग रहते हैं उनकी डिमांड की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड के दोनों में तुलना में देखें तो शहरों में ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे डिमांड क्या हो जाएगा, और थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है कि वैसे इन्फ्लेशन जो किसके बढ़ने से बढ़ा हुआ इन्फ्लेशन आया हुआ है, मांग या डिमांड के बढ़ने से। और डिमांड बढ़ने के पीछे ये अलग अलग रीज़न आपको देखने को मिल सकता है। बात समझ में आए। दूसरा हेडिंग डालिए, दूसरा लागत जन्य मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दूसरा है लागत जन्य मुद्रास्फीति, लागत जन्य मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन डैश देख लिखिए। यदि उत्पादन लागत में डैश देकर, यदि उत्पादन लागत में फैक्टर कॉस्ट भूल गए आप, उत्पादन लागत में कीमतें बढ़ती है तो, उत्पादन लागत में कीमतें बढ़ती है तो
कीमतें बढ़ती हैं तो उत्पादन लागत में कीमतें बढ़ती हैं तो उसे लागत जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। उसे लागत जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ती हैं तो उसे लागत जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे बोर्ड पे देखो, ये बात मतलब डिमांड पुल में क्या समझे, यहाँ पे डिमांड बढ़ने के कारण क्या हुआ है, इन्फ्लेशन आया है। दूसरे में हम समझ रहे हैं कि जिस भी वस्तु या सेवा का उत्पादन हो रहा है उसमें मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया। मान लो कि हमको गेहूं का उत्पादन करना है, गेहूं का उत्पादन करना है। अब गेहूं का उत्पादन करना है तो इसमें बहुत सारे सेकेंडरी चीज़ें, मान लो कि हमको खाद खरीदना है, अब खाद भी महंगा है, बात समझ रहे हो ना। दूसरा, हमको ट्रैक्टर के लिए जुताई देना है तो हमारा जुताई भी क्या है, महंगा ही है भाई, ज़्यादा प्राइस पे करना है। हमको सिंचाई के लिए पंपी सेट इस्तेमाल करना है तो डीजल भी महंगा है, बात समझ रहे हैं। जो बीज इसमें लगा रहे हैं वो बीज भी महंगा है। समय समय पर इसमें पेस्टिसाइड गैसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी महंगा है। लेबर वगैरह कुछ हम 4-5 रख अपने खेत में काम करने के लिए, उनकी मजदूरी भी क्या है, ज़्यादा है। ओवरऑल इतना इस्तेमाल करके अब मान लो कि हम गेहूं का उत्पादन करते हैं और 1 केजी उत्पादन करने में ही हमारा 70 रुपये खर्च हो गया, 70 रुपये खर्च होगा। अब इसमें कुछ प्रॉफिट जोड़ के तो इसको मार्केट में हम 80 रुपये में बेचेंगे ही ना, क्योंकि अपना भी तो जीवन यापन करना है। तो अगर किसी वस्तु के लागत जन मतलब किसी वस्तु के उत्पादन में ये इंटरमीडिएट जितनी लागत ही ज़्यादा पड़ जाए, इसके कारण जो महंगाई आपको दिखती है वो कौन सा इन्फ्लेशन कहलाएगा, लागत जन मुद्रा। अब मान लो कि एक कार बनाने वाली कंपनी है, अब पता चला उसका स्टील है वो महंगा मिल रहा है, बात समझ रहे ना। उसमें रबड़ जो लगा वो महंगा मिल रहा है, वर्कर उसको महंगे मिल रहा है, इंजीनियर जो काम कर रहा है उसका रेट भी ज़्यादा है, जहाँ पे उसने फैक्ट्री बनाई है उस भूमि का लैंड मतलब रेंट ज़्यादा है, बात समझ रहे हो ना भाई। तो इस प्रकार से इतने सब लागत में ही क्या हो गया, वृद्धि हो गई। कोयला महंगा है, रेलवे का भाड़ा महंगा है, ये सारी चीज़ें महंगे लेकर आ रहा है, तो लागत में ही क्या हो गया है, वृद्धि। अब लागत में वृद्धि होगा, जो वस्तु बनेगा उसी का तो इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा। तो इसके कारण जो इन्फ्लेशन आता है, अगर लागत बढ़ने के कारण, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है या लागत मूल्यजन्य इन्फ्लेशन इसको कहा जाता है। बोलो ना, जिसमें बात समझ में आ रहा है। ठीक होता है डिमांड पुल, मतलब मार्केट में डिमांड बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, तो डिमांड बढ़ने के पीछे बहुत सारे रीजन हमने देखा। एक होता है कॉस्ट पुश, मतलब जितना जो भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं उसको उत्पादन करने में ही पैसा ज़्यादा खर्च हो गया है, इसलिए मार्केट में जो बिकेगा तो उसको हाई प्राइस में ही बेचना पड़ेगा। इसलिए जब ये महंगाई दिखेगी वो कौन सी महंगाई होगी भाई, लागत जन्य मुद्रास्फीति होगी, बात समझ में। तो नीचे लिखे जैसे, और सॉरी कारण, मतलब इसका कारण लिखें, कारण। अब ये कैसे लागत जन, कारण लिख दीजिए, कारण फर्स्ट पॉइंट लिखे, कारण बढ़ती लागत, बढ़ती लागत, बढ़ती लागत। जैसे मान लो कि स्टील का दाम बढ़ गया, स्टील, कोयला, रेलवे का भाड़ा, रेलवे का भाड़ा के मूल्य में अगर क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, मूल्य में वृद्धि, बात समझ रहे हैं आप, मूल्य में वृद्धि। दूसरा, मान लो कि किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आ जाए, चक्रवात आ जाए, ये सब प्राकृतिक आपदा है। इस प्रकार से सूखा पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, सूखा पड़ जाए। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे। अब मान लो कि मेरा कोई खेत है, यहाँ पे कोई एक खेत है जहाँ पे मान लो कि कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आता, तो यहाँ से 100 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता, 100 केजी गेहूं का उत्पादन होता, सपोज कर लेते हैं, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं होता। अब इसको उत्पादन करने में सपोज करो कि हमको 5,000 मतलब 4,000, सपोज करो कि इसमें 2,000 रुपये के खर्च आया है, 2,000 रुपये का। तो इस वस्तु को आराम से हम उम्मीद करते हैं कि 20 रुपये पर बेच देंगे, बोलो ना जी, सुनो। कुछ 2-4 रुपये प्रॉफिट जोड़कर इसको 30 रुपये 25 रुपये केजी पे भी बेच सकते हैं। लेकिन पता चला कि सूखा पड़ा और जहाँ पे 100 केजी उत्पादन होना था वहाँ पे 50 केजी ही उत्पादन हुआ है, क्योंकि सूखे का कारण हमारा फसल क्या हो गया, प्रभावित हो गया। अब हमारा 2,000 रुपये इनकम निकालना है ना भाई,
बात समझ रहे ना। अब ये थोड़े ना हम टेंशन रखें भाई जो जिसको बेचेंगे वो घुसा जाएगा भाई, तो हम अपना वही तो पेट पालना है कि तो कैसे काम चलेगा। अब 50 kg बेचना है, 2000 निकालना है, तब इसका प्राइस हमको इसका फिर क्या करना पड़ेगा, डबल करने पड़ेगा। तो मजबूरी है कि मार्केट में इसको 40 रुपये बेचना पड़ेगा। तब इसके कारण जो इन्फ्लेशन आया हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, लागत जन्य मुद्रास्फीति करते हैं। बात समझ में आया, बोलो ना जैसनो। तो ये सब कारण भी लागत जन्य मुद्रास्फीति के कारण है। तीसरा पॉइंट लिखिए इसमें, तीसरा पॉइंट, कमजोर उत्पादन प्रणाली। कमजोर उत्पादन प्रणाली, कमजोर उत्पादन प्रणाली, कमजोर उत्पादन प्रणाली। बोर्ड पे देखो। अब इसका क्या मतलब है, हम मान लो कि आप जाओगे भारत में ही अगर तुलना करें तो पंजाब हरियाणा के साइड में जाओगे तो बड़े लेवल पे किसान वहाँ पे खेती करते हैं। वहाँ पे किसान बोलो तो एक अलग से फीलिंग आता है कि भाई किसान है वहाँ पे, एकदम बढ़िया दिखेगा, फीलिंग आएगा कि उसके पास 2 ट्रैक्टर होगा, 2-4 को पंपी सेट होगा, फिर 2-4 को मतलब वो JCB वगैरह टाइप का कुछ होगा, कुछ मतलब वो गेहूँ काटने वाला सब मशीन, इस प्रकार से फीलिंग्स आता है। लेकिन जैसे बिहार यूपी के किसान अगर बोले बिहार यूपी के किसान, बस वही फीलिंग आएगा कि उसके शरीर पे गमछा होगा या तो पगड़ी बांधा होगा और चावल सब्जी खेत में बैठ के खा रहा होगा। लेकिन पंजाब हरियाणा में नहीं, क्यों? कि वहाँ पे उत्पादन प्रणाली जो है वो ठीक ठाक है। वहाँ पे प्रति हेक्टेयर उत्पादन जितना ज़्यादा है उसका आधा और आधा से भी कम बिहार और उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए राज्यों में नहीं है। हमारे दादाजी एक खेत में 2 फसल उगाते थे, ठीक है, एक धान उगाते थे और एक गेहूँ उगाते थे। उनके पुत्र हुए वो भी वही काम करेंगे, धान उगाते थे और एक गेहूँ उगाते थे, और उनका अगला भी जनरेशन एक धान और गेहूँ ही उत्पादन कर रहा है। अब इससे कैसे काम चलेगा भाई, जबकि आप पंजाब हरियाणा में जाओ तो वहाँ पे बीच में मतलब खेत को फ्री छोड़ते ही नहीं, एक काम लेंगे फिर दूसरा कुछ लगा देंगे, ना कुछ तो पशुओं का चारा लगा देंगे, 10-20 गाय भैंस रख के आराम से धुआंधार वहाँ पे पशुओं को चारा खिला रहे हैं बढ़िया से। बात समझ रहे हैं ना। तो उत्पादन प्रणाली कमजोर होने से भी प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है तो फिर इन्फ्लेशन मार्केट में देखने को मिल जाता है। तो एक रीजन ये भी है। नेक्स्ट लिखिए अगला, दोषपूर्ण आपूर्ति प्रणाली। दोषपूर्ण आपूर्ति प्रणाली, दोषपूर्ण आपूर्ति प्रणाली, दोषपूर्ण आपूर्ति प्रणाली। जैसे ब्रैकेट में दिल दीजिए हड़ताल, इसमें हड़ताल, कालाबाजारी, कालाबाजारी, तालाबंदी, ETC, तालाबंदी, ETC। बोर्ड पर देखो इसका सब क्या मतलब है। मान लो कि हड़ताल, कभी मान लो कि आज इस गोपालगंज सब्जी मंडी के यूनियन ने प्लानिंग किया कि आज गोपालगंज संडे मंडी को बंद करवा देना है, तो गोपालगंज का पूरा सब्जी मंडी क्या हो गया, बंद। सब लोग हड़ताल पे चले गए। हड़ताल पे चले गए तो पता चला कि वहाँ से कोई सब्जी का ट्रक आया ही नहीं बाहर से जो आना था, या किसान वहाँ पे कुछ पहुँचे ही नहीं। तो जितने सारे रिटेलर हैं उनके पास कोई सब्जी वगैरह पहुँचा ही नहीं। तो पता चला कि शाम को खरीदने जाएंगे सब्जी, तो भाई तो मार्केट में डिमांड तो है उतना, लेकिन सप्लाई नहीं हो पाया, चैन गड़बड़ हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्टपूर्ण इन्फ्लेशन। कालाबाजारी, मान लो कि दाल की कीमत बढ़ रही है तो कुछ इसी में से नमूने मतलब लोग हैं वो 2-4 ट्रक मंगा कर पहले ही स्टॉक में जमा कर लिए हैं, और जमा करने लगातार वो मार्केट में डिमांड को क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं भाई। बोलो ना जी सुनो। तब इस तरह से भी कालाबाजारी हो जाता है, तब भी मार्केट में किसी वस्तुओं का प्राइस क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। बात समझे। दूसरा तालाबंदी, मतलब वही है कि लॉकडाउन, मतलब ये कुछ क्या हड़ताल वगैरह हो जाए तो कुछ इस प्रकार से भी महंगाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट लिखिए अगला पॉइंट, 1-2 पॉइंट और लिख लीजिए। मध्यवर्ती वस्तुओं पर, मध्यवर्ती वस्तुओं पर, मध्यवर्ती वस्तुओं पर, मध्यवर्ती वस्तु समझते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं पर, मध्यवर्ती वस्तुओं पर अत्यधिक अप्रत्यक्ष कर, अत्यधिक अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, मध्यवर्ती वस्तुओं पर अत्यधिक अप्रत्यक्ष कर। अब इसका क्या मतलब है, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे। अब मान लो कि हमको एक किसान किसी चीज़ का, मान लो कि एक किसान किसी चीज़ का उत्पादन करना है। अब पता चला कि ट्रैक्टर खरीदने गया तो ट्रैक्टर का ओरिजिनल प्राइस था 5 लाख रुपये, सरकार ने बोला कि इस पे चाहिए 30% टैक्स, तो क्या ट्रैक्टर का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ रहे ना।
खाद खरीदने गया, पता चला कि खाद पे भी सरकार अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी को ज़्यादा लगा दिया है, तो भी प्राइस बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल किसान को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा तो अपने वस्तुओं का प्राइस भी ज़्यादा रखेगा और मार्केट में महंगाई या फिर इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आए? तो ये सारे रीजन हैं जिसके वजह से ये लागत जन्य मुद्रास्फीति क्या होती है, बढ़ती है। एक तीसरा इसका प्रकार लिखिए, तीसरा हेडिंग डालिए, वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति। वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति। वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति। वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति। डैश देख लिखिए, पहला डैश देख लिखिए। वैश्वीकरण के कारण, मतलब ग्लोबलाइजेशन के कारण, वैश्वीकरण के कारण एक देश की आर्थिक क्रियाओं का असर या प्रभाव, एक देश की आर्थिक क्रियाओं का असर, एक देश की आर्थिक क्रियाओं का असर, आर्थिक क्रियाओं का असर अन्य देशों पर भी देखने को मिलता है। एक देश की आर्थिक क्रियाओं का असर अन्य देशों पर भी देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। मोड पे देखो, मोड पे। अब देखो, ये जो इन्फ्लेशन आएगा इसमें भारत का कोई ज़्यादा योगदान नहीं है। ये विश्व मार्केट में कुछ इधर उधर होने से इन्फ्लेशन आएगा। और जब हम अलग अलग अर्थव्यवस्था का प्रकार पढ़ रहे थे, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, तो उसी समय बताए थे खुली अर्थव्यवस्था मतलब जिसका संपर्क विश्व के अन्य देशों से है, और बंद अर्थव्यवस्था मतलब पूरी तरह से क्लोज है विश्व के अन्य देशों के साथ। उसका कोई क्या बतिया रहा है तुम, क्या बतिया रहा है उसे? बंद अर्थव्यवस्था समझे थे। अब खुली अर्थव्यवस्था उसी समय बताए थे कि दुनिया आज के डेट में दुनिया के ऐसे कोई कंट्री नहीं है जो पूरी तरह से बंद अर्थव्यवस्था हो। दुनिया के तमाम कंट्री इस समय ओपन इकोनॉमी है और दुनिया के अलग अलग देशों के साथ अपने ट्रेड या व्यापार को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब इन कारणों से अगर कोई इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलता है तो ये कौन सा इन्फ्लेशन कहलाएगा? वैश्विक कारणों से। जैसे अगर भारत के एग्जाम्पल है तो भारत के एग्जाम्पल में मान लो कि पेट्रोलियम पदार्थ जितने सारा क्रूड ऑयल हम आयात कर रहे हैं, वैश्विक मार्केट में इसका प्राइस बढ़ जाए तो वैश्विक मार्केट में जैसे इसका प्राइस बढ़ेगा भारत में भी इसका प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। भारत में जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो चूंकि परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है, सभी पेट्रोलियम और डीजल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, तो सारा परिवहन हमारा क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। महंगा हो गया तो फिर मार्केट में थोड़ी बहुत महंगाई देखेगी, तो इसके कारण जो इन्फ्लेशन आएगा उसको हम क्या करेंगे? वैश्विक कारणों से आया हुआ इन्फ्लेशन। कोई दिक्कत परेशानी? और मान लो कि हमारा निर्यात ज़्यादा हो जाए, निर्यात हमारा क्या हो जाए? ज़्यादा। मान लो किसी वस्तु का, मान लो कि मतलब किसी वस्तु का भारत में उत्पादन हो रहा है 1 लाख टन, सपोज करो कि दूध का उत्पादन हो रहा है। कोई दिक्कत परेशानी? अब इतना दूध का उत्पादन हो रहा है, भारत में इतना ही खपत है। कोई दिक्कत? 1 लीटर दूध की कीमत 40 रुपये यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, लेकिन पता चला कि 50 रुपये लीटर नेपाल में बिक सकते हैं इसको। अब कुछ किसान इसमें से 2-4 लाख टन निकाल कर नेपाल के मार्केट में लेकर चले गए बेचने। तो भारत में डिमांड कितना था? 1 लाख टन, उसमें से कुछ चला गया अब नेपाल के मार्केट में, तो भारत में सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। उतना कम हो गया और डिमांड तो उतना ही है, तो फिर वस्तु मतलब वो प्राइस इधर उधर होगा। प्राइस इधर होगा तो फिर यहाँ पे प्राइस क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार, अभी कुछ दिन पहले न्यूज में चर्चा चल रहा था कि जितने सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका भी भारत में काफ़ी प्राइस आगे बढ़ रहा है। दूध हो गया, चाहे मक्खन, क्रीम, ये जितना सारा दही वगैरह, ये जितना सारा चीज़ है, इसका सब प्राइस भारत के मार्केट में अभी कुछ दिनों से इसमें काफ़ी ज़्यादा महंगाई चल रही है। मतलब इन्फ्लेशन की रेट इसमें क्या है? ज़्यादा है। अब इसी में कुछ अर्थ, 2 प्रकार के अर्थशास्त्री मिलेंगे आपको, ये न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो। एक बोल रहा है कि विदेशों से अब कुछ हमको आयात करना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों को आयात सरकार प्रतिबंध कर देती है। कुछ ऐसी चीज़ होती है सरकार उसको आयात करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध। क्यों? क्योंकि बाहर से जो भी वस्तु आएगा तो उसकी प्राइस होगी कम होगी, तो यहाँ पे कम दाम में बिकने लगेगा और यहाँ के किसान उससे क्या हो जाएंगे? प्रभावित। इसलिए सरकार उसको, तो कुछ अर्थशास्त्री बोल रहे हैं कि प्राइस बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए, इससे ओवरऑल किसानों को फायदा होगा। जो लोग डेयरी उत्पादन से जुड़े हुए हैं उनको सबको फायदा होगा, क्योंकि उनकी वस्तु ज़्यादा दाम में बिक रही है।
लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट का यही साथ में मानना है कि नहीं, अब यहाँ से कुछ आयात सरकार को, गवर्नमेंट को कुछ आयात करना पड़ेगा। आयात सरकार नहीं करेगी तो मार्केट में महंगाई रहेगी, और 2024 में चुनाव है, इस महंगाई का असर 2024 के चुनाव पर देखने को मिल सकता है। दाल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, और सरकार वैसे नहीं छोड़ सकती है इसको, तुरंत विश्व के मार्केट से संपर्क करेगी, व्यापारियों को तुरंत छूट देगी कि 0% हमारा कस्टम ड्यूटीज है, जाओ बाहर से लेकर आओ और भारत के मार्केट में इसको क्या करिए, बेचिए। जैसे ही सप्लाई उधर से बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ा तो फिर यहाँ पे वस्तु की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे ही हमारा निर्यात बढ़ गया, निर्यात बढ़ गया मतलब भारत से वस्तुएं निकल कर कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। अब जैसे ही बाहर जाएंगे, यहाँ पे वस्तु को क्या पड़ जाएगा, कमी, मतलब यहाँ पे वस्तु क्या हो जाएगा, कम, यानी सप्लाई इधर कम हो जाएगा। सप्लाई कम होगा तो फिर इन्फ्लेशन पे इसका इम्पैक्ट देखने पड़ेगा, भारत में महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ रहे हो ना? तो इस तरह से मतलब एक कारण ये भी जिम्मेदार है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इसको लिख रहे थे जैसे मतलब किन कारणों से होगा, 2 लिखिए पहले। बोर्ड पे देखो, अच्छा लिख रहे हैं, लिखिए। तीसरा पॉइंट को भी लिख लीजिए, समझाते हैं अभी इसका क्या मतलब है। हो गया? बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे। तो ये हम लिख रहे हैं वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति, या फिर ओवरऑल इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन के कारण जो इन्फ्लेशन आता है उसके बारे में। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे। हम मान लो कि एक कंट्री है यूक्रेन, जहाँ पे अभी युद्ध चल रहा है, यूक्रेन, कोई दिक्कत परेशानी। हम मान लो कि भारत सरकार यूक्रेन से कुछ चीज़ों का आयात कर, मतलब इसको छोड़ो भाई, मान लो कि एक कंट्री है ईरान, नाम सुने ईरान। अब जिससे भारत एक काफ़ी अच्छा खासा अपना तेल का आयात करता है, तेल यहाँ से हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। तब तक पता चला कि ईरान के अंदर कोई दिक्कत परेशानी आ गया, वहाँ पे वहाँ की सरकार में ठीक से मतलब मजबूती नहीं है, या फिर वहाँ पे कोई आर्थिक मंदी टाइप का आ गया, फिर वहाँ की आर्थिक स्थिति कुछ खराब हो गई। तो ईरान से जितने सारे हम तेल का आयात करते थे, तो वो अपना निर्यात क्या कर देगा, कम कर देगा। बात समझ रहे हो ना? अब जैसे ही यहाँ से भारत में, अब इससे तो हम नहीं आयात कर रहे हैं, आयात नहीं कर रहे हैं, तो हमारा तो डिमांड उतना ही है, सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया। सप्लाई कम हो गया तो अपने यहाँ जितना सारा वस्तु प्राइस है उसका मूल्य में क्या हो जाएगा, वृद्धि। तो मूल्य में वृद्धि होगा तो इसके कारण जो इन्फ्लेशन आएगा उसी को हम बोलेंगे कि वैश्विक कारण से क्या आया है, इन्फ्लेशन आया। बात समझ रहे हो कि नहीं, बोलो ना। जैसे मान लो किसी और कंट्री से कुछ और चीज़ मंगा रहे थे, मान लो कि गेहूँ नहीं उतना, तो दाल का आयात कर रहे हैं हम किसी कंट्री के से। अब वो आयात कर रहे तो आयात पूरी तरह से क्या हो गया, बंद हो गया। अब पता चला कि भारत में इतना दाल तो पहुँच ही नहीं रहा है, तो मार्केट में जितना है उसी में सब सप्लाई, तो डिमांड तो उतना ही है ना, सप्लाई क्या हो गया, कम। अब सप्लाई जैसे ही कम होगा फिर यहाँ इसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, मुद्रास्फीति आ जाएगी। तो ये जो मुद्रास्फीति आएगी उसको बोलेंगे कि वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति आई हुई है। बात समझ में आए? तीसरा और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला हेडिंग डालिए, मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर प्रभाव। मुद्रास्फीति पर विभिन्न वर्गों, मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर प्रभाव, विभिन्न वर्गों पर प्रभाव। विभिन्न वर्गों पर प्रभाव। बोर्ड पे देखो। तो यहाँ से शुरुआत टॉपिक आपका हुआ था और पढ़ते पढ़ते हम पहुँच गए हैं कहाँ पे, यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। अब इतना सर, ठीक है।
तो यहाँ से शुरू हुआ था पूरी प्रक्रिया। इस सब समझने के बाद से फिर ये सब समझे, ये आप सिलेबस मतलब जहाँ से टॉपिक शुरू हुआ तो ये लिख लिए हो ना कम से कम, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ते पढ़ते हम पहुँच गए यहाँ पे कि वैश्विक कारणों से इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है भाई, प्रभाव क्या पड़ता है। इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आता है और इसका कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। जैसे सकारात्मक प्रभाव में अभी बताया कि अगर मार्केट में थोड़ी सी इन्फ्लेशन है तो जितने सारे उत्पादन करता है वो थोड़ा सा मोटिवेट होंगे और उत्पादन को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और उत्पादन को बढ़ा देंगे तो ओवरऑल मार्केट में लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो फिर लाइन कट जाएगा। बल्ब चालू करो, पीछे से फैन बंद करो एक दो वहाँ से। एक और चालू 5B, हाँ वही है 5B, बोर्ड ब्रेक है। तो अब देखेंगे हम प्रभाव, इसमें कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक, इसको चलाते रहो। सकारात्मक प्रभाव और कुछ नकारात्मक प्रभाव दोनों पे बातचीत करेंगे, ठीक है। बोलो ना जी सुनो। तो आपसे अगर आप पूछे कि महंगाई मुद्रास्फीति तो कुछ कुछ समझ गए आप, बोलो ना जी, कुछ बात तो समझ गए। अब इसमें से प्रभाव लिखना है तो हेडिंग डाल दी है कि इसका क्या पड़ेगा भाई, प्रभाव। अब प्रभाव में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, लिखिए पहला पॉइंट, पहला। अब सोच के बताइए कि इसमें मुद्रास्फीति से ज़्यादा प्रभावित कौन होगा। एक व्यक्ति है जिसका इनकम फिक्स है, फिक्स इनकम वाला, या फिर जिसका परिवर्तनशील है, जिसमें कुछ परिवर्तन होते रहता है। इन दोनों में सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव किस पे पड़ेगा, फिक्स इनकम वाले पे, परिवर्तनशील पे। फिक्स वाले मतलब जिसका इनकम फिक्स है उसको तो महंगाई से, जैसे भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता मिलता है। अगर 4% इन्फ्लेशन अगले साल है तो आपको जोड़कर 4% इन्फ्लेशन रेट, आपका सैलरी 30,000 है तो उसमें से 4% ऐड किया जाएगा, क्योंकि आपको वस्तु को खरीदने में 4% एक्स्ट्रा पैसा आपने क्या करना पड़ेगा, खर्च। तो जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनको सब अलग अलग समय में जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे वैसे महंगाई भत्ता भी मिलता है। बात समझे ना। तो इनके लिए तो ठीक है भाई, इनका महंगाई भत्ता बढ़ रहा है तो इनको ज़्यादा दुख दर्द दोनों ही है। लेकिन जो फिक्स इनकम वाले हैं, मान लो कोई मजदूर काम कर रहा है जिसका इनकम 400 रुपया दिहाड़ी है, अब न तो काम कराने वाले गांव के लोग पता है कि इन्फ्लेशन क्या है, न तो इस मजदूर को पता है। अब इसको इन्फ्लेशन से ज़्यादा प्रभावित होगा। अगर तेल की कीमत, मस्टर्ड ऑयल की कीमत 200 रुपये लीटर हो जाए, इसको खरीदना है। आलू की कीमत 50 रुपये केजी हो जाए तब भी खरीदना है। दाल की कीमत 140 रुपये केजी हो जाए तब भी इसको मजबूरी है भाई खरीदना। लेकिन इसके इनकम तो कोई बढ़ा नहीं, इन्फ्लेशन के कारण वस्तुओं के प्राइस में क्या हो गया, वृद्धि। इसके इनकम में कोई वृद्धि ही नहीं हुआ। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित इस समय जो होते हैं वो फिक्स इनकम वाले जितने सारे लोग हैं वो सब इससे प्रभावित होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत जितने सारे काम करने वाले वर्कर्स हैं जिनका कोई अपना खास डाटा नहीं है, वो सभी लोग इससे काफ़ी अच्छे खासे प्रभावित होते हैं। खासकर जो गाँव में रहने वाले गरीब प्रकार के लोग थे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के बाहर मतलब के अंदर जो लोग हैं, वो सब लोग इस महंगाई से ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। बात समझे ना। और जितने सरकारी कर्मचारी या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे आप बड़े बड़े कंपनियों में जैसे LNT हो गया, रिलायंस हो गया, सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियों में आप काम करते हैं तो वहाँ पे भी आपको महंगाई भत्ता मिलता है, आपका DA अलाउंस सब कटता है, वो तमाम चीज़ें बनती हैं। लेकिन छोटे छोटे फैक्ट्री में और जितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे जितने सारे वर्कर्स हैं, इनका कोई इससे महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। यद्यपि इनका मतलब इनकम इनका फिक्स हो जाता है और फिक्स होने की वजह से इनको थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हो जाएगा, क्योंकि इनका इनकम फिक्स है और खर्च इनका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 400 रुपये में मान लो कि पहले 100 रुपये लीटर तेल था तो 100 रुपये में खरीद कर लाते, तब उसी को 120 रुपये पे करना पड़ेगा। 20 रुपये इनका एक्स्ट्रा क्या हो गया, खर्च हो गया। लेकिन उस हिसाब से इनका पेमेंट नहीं बढ़ा हुआ है। बात समझ रहे हैं ना। तो पहला लिख दीजिए, स्थिर आय वालों पर बुरा प्रभाव, स्थिर आय वालों पर बुरा प्रभाव तथा स्थिर आय वालों पर बुरा प्रभाव तथा परिवर्तनशील आय वालों पर कुछ खास प्रभाव नहीं, तथा परिवर्तनशील आय वालों पर कुछ खास प्रभाव नहीं। कुछ खास प्रभाव नहीं। पूर्ण विराम। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा बात समझ में आए ना कि किसको लाभ और किसको हानि। दूसरा पॉइंट देखिए, घरेलू अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के कारण
घरेलू अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के कारण, घरेलू अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति के कारण आयात की तुलना में निर्यात महंगे हो जाते हैं, आयात की तुलना में निर्यात महंगे हो जाते हैं, आयात की तुलना में निर्यात एक्सपेंडिचर, निर्यात महंगे हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप आयात में वृद्धि, परिणाम स्वरूप आयात में वृद्धि, आयात में वृद्धि तथा निर्यात में कमी आती है। परिणाम स्वरूप आयात में वृद्धि तथा निर्यात में कमी आती है, निर्यात में कमी आती है, कमी आती है। इसके फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके फलस्वरूप भुगतान संतुलन पर, बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ते हैं, आगे कहीं आएगा टॉपिक है, भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ता है। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे इधर देखो, मान लो कि ये भारत कंट्री है, यहाँ पे इंडिया और दूसरी तरफ है चाइना, ठीक है। भुगतान संतुलन थोड़ा सा समझा रहे हैं, हालांकि इससे काम आगे, इसका अलग से टॉपिक है, भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अलग से टॉपिक है। अब भारत से अपना जो वस्तु यहाँ से निर्यात किया, सपोज करो कि यहाँ से $25 का वस्तु का ये क्या कर दिया, भारत निर्यात कर दिया, लेकिन उसी समय चाइना से जो वस्तु भारत में आया ये $50 का आ गया, मतलब आयात हम कितना किए, $50 का, निर्यात किए कितना, $25 का। तो मान हमारा भुगतान संतुलन जो भी निकलेगा, जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से, BOP के नाम से जानते हैं, तो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। मतलब भारत से जो गया, मतलब इन दोनों में गया, मतलब आया कितना, $50 का, सॉरी $20-25 का गया और आया कितना का, $50 का। तो इसको जोड़ते हैं और जो विदेशों से हम लाते हैं, मतलब आयात करते हैं, उसको क्या करते हैं, माइनस कर, घटाएंगे तो क्या आएगा, -$25। तो माइनस में है तो हमारा भुगतान संतुलन क्या है, निगेटिव है। बात समझ रहे हैं ना। अगर मान लो कि हम 50 का निर्यात करते हो, 25 का आयात करते, तो यहाँ पे कैलकुलेशन 50, तो हम क्या बोलते हैं, हमारा भुगतान संतुलन क्या है, सकारात्मक है या पॉजिटिव है। बात समझे, बोलो ना जैसे पहली बात। तो इस तरह से भुगतान संतुलन निकलता है। अब एक देश चाइना को लिए, अब एक तरफ भारत रख लीजिए और बाकी तरफ दुनिया के सभी देश रख लीजिए जहां से भारत आयात निर्यात करता है, ठीक है। अब भारत के द्वारा इन सारे देशों में मान लो कि $100 बिलियन का निर्यात किया गया। बात समझे, बोलो ना जैसे। और उधर से $120 बिलियन का आयात कर लिया गया। तो भुगतान संतुलन अभी भी क्या है, माइनस में है। कितना, $20 क्या है, माइनस में। बात समझे ना। तो एक देश का, मतलब भारत देश का दुनिया के तमाम देशों के साथ जो आयात निर्यात का कैलकुलेशन निकालते हैं, मतलब निर्यात को प्लस में और आयात को माइनस करते हैं, तब जो बात निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, भुगतान संतुलन। अब महंगाई जब बढ़ता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखिए। महंगाई जब बढ़ जाए तब क्या होगा। अब मान लो कि एक देश यहाँ पे, मान लो कि भारत है, ये भारत है, कोई दिक्कत परेशानी। एक दूसरा देश यहाँ पे है जिसका नाम है चीन, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। एक तीसरा देश भी ले लेते हैं और एक तीसरा देश है यहाँ पे सपोज कर लेते हैं UAE, नाम सुने, संयुक्त अरब अमीरात, जैसे कि राजधानी अबू धाबी, और ठीक है, जहाँ पे बुजुर्ग खलीफा नहीं, बुर्ज खलीफा है, ठीक है। तो UAE है, कोई दिक्कत परेशानी। और मान लो कि भारत में कोई वस्तु बनती है, 10 को फ़ोन बनता है भारत में, कोई दिक्कत, जिसमें एक फ़ोन की कीमत है 10,000 रुपया, सॉरी एक फ़ोन बनता है और भारत में फ़ोन की कीमत है 10,000 रुपया, और मान लो कि 70 फ़ोन यहाँ पे बनता है, तो टोटल यहाँ पे कीमत कितना हो जाएगा, 7,000। बोलो ना जी। मान लो 7 फ़ोन बनता है तो कितना, 7,000। बात समझे। अच्छा 70,000 होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। कैलकुलेशन इधर उधर हो रहा है, 1 मिनट रुकिए।
क्या हो गया? बोर्ड पर देखो, मान लो कि एक फ़ोन की कीमत है 7,000 रुपया। अच्छा ये क्यों उड़ गया भाई? ई है भाई यहाँ पे। एक फ़ोन की कीमत कितना है? 7,000 रुपया, और टोटल 10 फ़ोन बनता है तो कितना का? 70,000 रुपये का। कोई दिक्कत परेशानी? बंद करो भाई जल्दी, बल्ब जल्दी ना आने तो। बंद कर दियो यहाँ से, बंद कर। तुमको अलग से कहना पड़ेगा, नोटिस भेजना पड़ेगा क्या? ध्यान रखिए बोर्ड पे। और मान लो कि कोई फ़ोन चीन में बनता है, चीन में, और वहाँ पे भी ये लगभग 70,000 पे ही बनता है, मतलब सेम प्राइस पे बनता है। भारत में भी उसका उत्पादन कॉस्ट सेम ही है। कोई दिक्कत परेशानी? बोलो ना जैसा। अब मान लो कि सपोज करो कि अभी डॉलर एक्सचेंज रुपये, मतलब वो कैसे एक्सचेंज होता है, वो पूरी प्रक्रिया क्या है, वो आगे जब पढ़ेंगे आरबीआई की नीति और आरबीआई पॉलिसी में, तो वहाँ पे अब समझ करो कि $1 की कीमत इस समय 70 रुपया है। $1 की कीमत कितना रुपया है? 70 रुपया है। मतलब $1 आपको मार्केट से खरीदना है तो आपको कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा? 70 रुपये। अब इसको ईबे के मार्केट में सेल करना है। किस फ़ोन को भाई? इन सभी फ़ोन को। इसकी कीमत कितना भाई? 7,000 रुपया। अगर इसको मार्केट में सेल करना है हमको ईबे के मार्केट में, तो यहाँ से ले जाकर बेचेंगे तो हम इसको लगभग $100 में बेचेंगे। मतलब इस प्राइस को हम यूएसए में $100 में बेचेंगे, तब ना यहाँ पे लाकर फिर से भजाएंगे, मतलब भारत में उसको एक्सचेंज करेंगे, तब हमको 100 में 70 से गुणा करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा? 70,000। हम ही समझा रहे हैं, हम ही समझने वाला बात नहीं ना है। बोर्ड पे देखिए, भारत में एक फ़ोन की कीमत है 7,000 रुपया और 10 गो फ़ोन बनता है। कोई दिक्कत? तो इसका टोटल प्राइस कितना हो गया? 70। और मान लो कि सपोज करो कि हम एक व्यापारी हैं और इसको फ़ोन को ले जाकर ईबे के मार्केट में बेचना है। कोई दिक्कत? अब ईबे के मार्केट में बेचना है तो वैश्विक मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे ये डॉलर में बिकेगा, क्योंकि हमको मान लो कि वहाँ की करेंसी देगा तब भी काम नहीं चलेगा, भारत के रुपया में नहीं बेचेगा, तो इसको हमको डॉलर में बेचना पड़ेगा। अब मान लो कि भारत में $1 की कीमत चल रही है 70 रुपया, मतलब $1 को खरीदने के लिए कितना रुपया चाहिए? 70 रुपया। ठीक है। अब इस को हम अगर ईबे के मार्केट में बेचना है तो ईबे के मार्केट में $100 में अगर बेचेंगे तभी तो यहाँ पे लाकर 70 से गुणा करेंगे तो हमारा 70,000 रुपया क्या हो जाएगा? रिसीव हो जाएगा। और सपोज करो कि यहाँ पे भी वही प्राइस चाइना में भी चल रहा है, यहाँ से भी जो आया है उसके भी प्राइस $100 ही रखा हुआ है, और भारत से जो पहुँचा हुआ है उसके भी प्राइस $100 ही रखा हुआ है, दोनों में इक्वल है। अब जो व्यक्ति खरीदने जाएगा वो देखेगा कि दोनों का प्राइस तो सेम ही है, क्वालिटी किस में बढ़िया है, कैमरा बढ़िया है, रैम कितना है, ये सब चेक करेगा भाई, कितना मेगापिक्सल का क्या क्या है, और जिसमें क्वालिटी बेहतर लगेगा उसको खरीद कर लेकर चलाएगा, क्योंकि प्राइस दोनों का क्या है? एक समान है। लेकिन सपोज कर भी भारत में इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, और इस फ़ोन की कीमत जो पहले 7,000 हुआ करती थी वो 8,000 हो गया। कितना हो गया? 8,000। तो इसका टोटल प्राइस मतलब कितना हो गया? 80,000। बात समझे? अब इसको अगर मतलब हम यहाँ से मोबाइल खरीदे हैं तो कितने में खरीदे हैं? 80,000 में। अब ईबे के मार्केट में जब बेचने में जाएंगे तो आप बताओ कि $100 में अगर हम बेचते हैं तो हमको लाभ होगा कि हानि होगा? हानि होगा, क्योंकि अब लाकर इसको भजाएंगे तो हमको तो मिलेगा 70,000, लेकिन भारत के मार्केट से उठाए हैं कितने में? 80,000। तो हमको मजबूरी बस अपने फ़ोन की कीमत अब ईबे में बढ़ाना पड़ेगा। पहले जो $100 में बेच रहे थे वो सिर्फ हो सकता है कि $105, $107, $110 तक ले जाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे ही हम प्राइस बढ़ाएंगे, और इसका तो सेम ही है, और जो आदमी खरीदने का जा रहा है, ठीक है, भारत प्रेमी है तो वो भारत वाला ले लेगा, $5 एक्स्ट्रा पे करेगा। लेकिन मार्केट में अगर सेम प्राइस पे सेम फीचर, मतलब अलग अलग प्राइस पे मिल रहा है तो वो सस्ते वाले को ही क्या करेगा? प्रीफर करेगा। तो धीरे धीरे इस तरह से हमारा निर्यात जो कर रहे थे वो निर्यात इससे क्या हो जाएगा? प्रभावित हो, मतलब निर्यात क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। बोलो ना जैसा। और निर्यात कम हो जाएगा तो हमारा ओवरऑल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट देखे थे ये क्या हो जाएगा? निगेटिव कि पॉजिटिव? निगेटिव या नकारात्मक में हो जाएगा। इसी बात को हम समझा रहे थे। तो जब भी किसी देश के अंतर्गत महंगाई बढ़ती है तो उसका इन्फ्लेशन या फिर क्या बोलते हैं, महंगाई बढ़ती है तो महंगाई बढ़ने से उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसका निर्यात क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और आयात उससे क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए, विदेशी विनिमय दर में कमी। अगला पॉइंट, विदेशी विनिमय दर में कमी। विदेशी विनिमय दर में कमी। विदेशी विनिमय दर में कमी। विदेशी विनिमय दर में कमी।
ठीक है। अब इसको फॉरेन एक्सचेंज रेट समझेंगे ना आरबीआई की पॉलिसी के साथ, तो वहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसको यहीं पे होल्ड कर दीजिए। अगला पॉइंट लिखिए, परियोजनाओं की लागत में वृद्धि। अगला प्रभाव पड़ेगा परियोजनाओं के लागत में वृद्धि। परियोजनाओं के लागत में वृद्धि। परियोजनाओं के लागत में वृद्धि। वृद्धि होगा कि कमी होगा? उल्टा हो गया क्या? बोलो ना जल्दी। परियोजनाओं किसको, कितने लोगों को लगता है कि वृद्धि होगा? हाथ उठाए भाई। परियोजना लागत में वृद्धि एक ही आदमी को लग रहा है। अब बाकी लोगों को मतलब मानने की लग रहा है कि कमी होगा। सोचो भाई, सोचिए जल्दी कि अगर इन्फ्लेशन मार्केट में रहता है तो सरकार जो गवर्नमेंट अपना परियोजना चला रही है उसमें वृद्धि होगा कि कमी होगा? सोच लिए। वृद्धि वाले हाथ उठाओ, कितनों लोगों को लगता है कि परियोजना की लागत में वृद्धि होगा? बाकी हाथ भी नहीं उठाता है, सब इतना अलसी किस्म का बैठा हुआ है सब। कमी वाले हाथ उठाओ भाई, कमी वाले। तुमको लगता है कि कमी? मार्केट देखा देखी उठाए हैं। वोट परियोजनाओं की लागत में वृद्धि कमी। मान लो कि सारी वस्तुओं की प्राइस बढ़ रही है, सरकार को एक रोड बनवाना है जिसको एस्टिमेट रखा गया है कि 5,000 करोड़ रुपया लगेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत परसेंट। तब तक जब पता चला कि गिट्टी का दाम बढ़ गया, बालू का दाम बढ़ गया, वर्कर्स का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, सब दाम बढ़ गया, इन्फ्लेशन आ गया। तो इन्फ्लेशन आ गया तो 5,000 में बन पाएगा? नहीं। पिछले साल प्लान किए होंगे कि वो घर बनवाना है, तो एक एस्टिमेट लगाने वाला मिस्त्री बनाया, बताया होगा कि 1 लाख में बन जाएगा। 2 साल के बाद जाइएगा, बोलिएगा बताओ कि भाई थोड़ा सा इन्फ्लेशन अब बढ़ जाए। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो महंगाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अब एस्टिमेट बताएगा कि बालू 10 रुपये महंगा हो गया है, गिट्टी 10 रुपये किलो पर महंगा हो गया है। बात समझ रहे हो? तो आपकी लागत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जब भी इन्फ्लेशन आता है परियोजनाओं की लागत में क्या हो जाती है? वृद्धि। नेक्स्ट लिखिए, असमानता बढ़ेगी कि ज़्यादा कम होगी? असमानता में वृद्धि। अगला पॉइंट, असमानता में वृद्धि। असमानता में वृद्धि। अब सोच के बताओ, असमानता में वृद्धि। नेक्स्ट बात लिखिए बोर्ड पे, पहले समझिए इधर। एक है ऋणदाता, ऋणदाता, और एक है ऋणी। सोचिए, मतलब ऋणी मतलब जो पैसा लिया है, ठीक है, और ये पैसा दिया है, ठीक है। अब बताओ कि दोनों में से किसको लाभ होगा और किसको हानि होगा? हेलो, कितने लोगों को लगता है कि इसको लाभ होगा? हाथ उठाइए। सबको हाथ दूसरे हाथ में दे देना पड़ेगा। किसको लगता है भाई इसको हानि लाभ होगा? कुछ लोगों को तो कुछ लगता भी नहीं है, अलग बात है यार। बोर्ड पर देखो, दो बोर्ड पर देखो। मान लो कि कोई एक व्यक्ति है जो इनसे मतलब ऋणदाता और ऋणी समझ रहे हैं, ठीक है। बोर्ड पर देखो, कोई एक व्यक्ति है कि मान लो कि ये 10,000 रुपया हमने कर्ज लिया था, 10,000 आज से 2-4 साल पहले। अब इसको इस समय 10,000 पे करेंगे। अब 2010 में इससे मान लो कि 2020 में इससे 10,000 रुपया लिया गया था, 2020 में। अब हो सकता है कि ये 10,000 रुपये से उस समय जितनी वस्तु खरीद सकता था, इन्फ्लेशन आने की वजह से 10 रुपये में उतनी वस्तु खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। बात समझे? लेकिन इसकी इनकम तो क्या हो गई है? थोड़ी बहुत बढ़ गई है। तो जब भी इन्फ्लेशन होता है तो जो पैसा पेयर होता है, ऋणी होता है, उसके लिए फ़ायदा है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा इन्फ्लेशन आया हुआ है। तो इन्फ्लेशन हो सकता है कि उसका सैलरी और ये सारी चीज़ें बढ़ गई हो, लेकिन पैसा तो उसको उतना ही पे करना है जितना लिया था। ऐसा थोड़े कि लिया था तो नहीं, थोड़ा सा इन्फ्लेशन 10% बढ़ गया, आप ही किसी से उधार लेते हैं तो इन्फ्लेशन 10% बढ़ा है, 10% जोड़ के दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी इन्फ्लेशन वाली कंडीशन बनता है तो इसमें ऋणदाता को लाभ होता है तथा ऋणदाता को हानि होती है और ऋणी को क्या होता है? लाभ होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, अगला पॉइंट, ऋणदाता को हानि तथा ऋणी को लाभ। ऋणदाता को हानि तथा ऋणी को लाभ। अगला पॉइंट देखिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर बुरा प्रभाव पड़ता है, एफडीआई इसको बोलते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई इसको बोलते हैं, पर बुरा प्रभाव। बोर्ड पर देखो,
बोर्ड पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं। बोर्ड पे देखो, अब मान लो कि कोई विदेशी कंपनी है और भारत में निवेश करना चाहती है, लेकिन यहाँ पे महंगाई दर क्या है, ज़्यादा है, तो निवेश करेगी कि नहीं करेगी इस बारे पे बात कर रहे हैं। मान लो कि एक सैमसंग कंपनी है दक्षिण कोरिया की जो भारत में फैक्ट्री लगाना चाहती है, लेकिन भारत में महंगाई दर 10% या 20% के आसपास चल रहा है, यानी सब चीज़ों में 10% या 15% की क्या है, महंगाई है। तो इसको पता है कि भाई भारत के मार्केट में जाएंगे तो सबसे पहले जहाँ पे लैंड लेंगे वो भी महंगा मिलेगा, बात समझ रहे हो ना, जहाँ से मजदूर हायर करेंगे वो भी महंगे मिलेंगे सब, जहाँ से एस्टिमेंट सब छोटे छोटे एस्टिमेंट्स करते हैं वो भी महंगा मिलेगा सब, बोलो ना जी। ओवरऑल सबको मिला कर वो सैमसंग का फ़ोन बनाएंगे वो भी क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो महंगा हो जाएगा तो मार्केट में कोई खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, तो फैक्ट्री लगाने से कोई फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा है। तो चलते हैं चाइना, वहाँ पे देखते हैं इन्फ्लेशन का रेट कितना चल रहा है। तो पता चला कि वहाँ पे इन्फ्लेशन का रेट 0% है, मतलब आसानी से लैंड भी मिल गया, आसानी से मजदूर भी कम मजदूरी पे मिल गए, आसानी से सारी चीज़ें भी छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह मिल गए, वहाँ पे उत्पादन की खर्च कम पड़ रहा है, तो सारा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा कहाँ पे, चाइना। तो अगर इन्फ्लेशन की रेट ज़्यादा है तो कोई भी बाहर की कंपनी दूसरे देश में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि वहाँ की महंगाई की वजह से उसकी लागत मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जो फिर उसके कंपनी के सर्वाइवल के लिए दिक्कत परेशानी कर देता है। तो जब भी इन्फ्लेशन आता है तो इससे FDI या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पे भी बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला एक पॉइंट और लिख लीजिए या नोट करके लिखिए, नोट। RBI के अनुसार यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI के अनुसार 4%, ब्रैकेट में लिख दीजिए, RBI के अनुसार 4% प्लस माइनस 2%, 4% प्लस माइनस 2% मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होता है। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होता है क्योंकि बोर्ड पर देखिए, क्योंकि मतलब क्या, मान लो कि मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, बोलो ना जैसा, तो मार्केट में महंगाई भी क्या है, बढ़ा हुआ है। महंगाई यानी वस्तुओं का प्राइस भी क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। अब जो भी उत्पादन करने वाले लोग होंगे वो उत्पादन को अपना क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे भाई, तो उत्पादन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उत्पादन बढ़ेगा तो ओवरऑल GDP भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। कि GDP पता है कि भूल गए, GDP मतलब किसी देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है। तो हमारा GDP क्या बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्पादन होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने को मिलेगा। तो क्योंकि में इसको लिखिए, क्योंकि में नीचे लिख दीजिए, लिख दे। बोर्ड पे देखो, और जहाँ पे कारण है वहीं पे निवारण है, बात समझते हो भाई, बोलो ना जैसे। अब चेक हुआ है आपका, मान लो कि बुखार लगा हुआ है, तो डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि शरीर के इस पार्ट में बीमारी है, तो ऐसा थोड़ा कि पूरे शरीर के उसी पार्ट के लिए इंजेक्शन या जो भी दवाई होगा वो चलाएगा, बोलो ना जी। तो जिस कारण इन्फ्लेशन आया हुआ है, तो अगर बोले कि मुद्रास्फीति को दूर करने का उपाय, उसी कारण का निवारण कर देंगे तो मुद्रास्फीति क्या हो जाएगा, समाप्त। आधा लोग तो अभी यही सोच रहे हैं कि सर कह क्या रहे हैं। बोर्ड पे देखो, इधर बोर्ड पे देखो, मुद्रास्फीति का कारण में लिखे थे कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। अगर डिमांड के बढ़ने से मुद्रास्फीति आया हुआ है तो डिमांड किस किस कारणों से बढ़ा, यहाँ पे देखे थे किस किस कारणों से बढ़ा। तब इसको कंट्रोल करने का उपाय जस्ट इसका क्या कर देंगे, उल्टा। बुझा रहा है,
ये वाला बात याद है कि भूल गए? कौन वाला बात? ये वाला बात, ओ सॉरी, इधर गवा जी, हाँ वो ना, ठीक आ गया। बोर्ड पर देखो, इन सभी कारणों की वजह से मुद्रास्फीति क्या हुआ था? बढ़ा हुआ था। मतलब इन सभी कारणों से इन्फ्लेशन बढ़ा या महंगाई आया हुआ ना, तो जस्ट इसी का अपोजिट करेंगे तो हम इन्फ्लेशन पे क्या कर लेंगे? कंट्रोल। सरकार ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया था, निवेश बढ़ाया था, तो मार्केट में तरलता बढ़ गई थी, डिमांड बढ़ गया था, इन्फ्लेशन आ गया था, तो सेविंग को करने लगे सरकार। तरलता कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कम। गवर्नमेंट एक्सपेंस बढ़े थे तो मार्केट में क्या हुआ? महक रहा है, वो नहीं महक रहा है, इधर महक रहा है। इसमें प्रॉब्लम है, उधर प्रॉब्लम नहीं। बोर्ड पर देखिए, हेलो। तो इन सभी कारणों से यहाँ पे देखो, टैक्स रेट को सरकार ने कम किया तो मार्केट में तरलता बढ़ा तो फिर इन्फ्लेशन आया। तो सरकार टैक्स रेट को क्या कर दे? बढ़ा दे भाई, बढ़ा दे तो मार्केट में तरलता कम हो जाएगी, तरलता कम हो जाएगी तो फिर डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। आरबीआई ने यहाँ पे टैक्स रेट, आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट को क्या किया था? घटाया था। तो यहाँ से आरबीआई से इंटरेस्ट रेट को क्या कर देगा? बढ़वा दीजिए। मार्केट में ऋण महंगा हो जाएगा, कोई ऋण नहीं लेगा, कोई ऋण नहीं लेगा तो फिर डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल। बात समझ रहे हो ना? तो अब लिखना है आपको इसको कंट्रोल करने का उपाय। ये देखो यहाँ तक प्रभाव लिखिए। अब नियंत्रित करने का उपाय, एक होगा आपूर्ति पक्षीय उपाय, मतलब सप्लाई को बढ़ाकर, एक दूसरा होगा मांग प्रति मांग को कम करके, और एक वैश्विक कारणों से भी थोड़ा बहुत आ सकता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अगला, मुद्रास्फीति के नियंत्रण करने के उपाय। मुद्रास्फीति के नियंत्रित करने का उपाय, मुद्रास्फीति के नियंत्रित करने का उपाय। और नीचे लिख दीजिए कि घर से इसको 10 लाइन में लिख कर लाना है, नहीं तो कहीं भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। कल तो पढ़ेंगे, आज शाम को कॉपी पलटेंगे तो लिखेगा अच्छा लिखना है इसमें, तो याद आ जाएगा। बोर्ड पर देखो, तो ये बात घर से कल लिख कर आना है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का क्या उपाय है। इसको पूरा बढ़िया से आप समझ के, पीछे से पढ़ के, समझ के, कारण फिर प्रभाव, इसका उपाय, ये लिख कर लाना है कल। पूरा आदमी का कॉपी चेक हो भाई तो लिख लीजिएगा। कल के क्लास में डिस्कशन होगा मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाती है, इन्फ्लेशन को, कौन सी वस्तु का दाम बढ़ता है घटता है, कैसे ये पूरा कैलकुलेशन होता है। इसमें हम 3 IIP, WPI और CPI के बारे में पढ़ेंगे और कुछ मिसलेनियस तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। कल ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। इन्फ्लेशन, हेलो, इन्फ्लेशन कल फिनिश हो जाएगा तो परसों टेस्ट होगा इन्फ्लेशन से संबंधित टॉपिक से रिलेटेड, और फिर परसों टेस्ट होगा। चौथा रोज से नया मतलब वो सेक्शन स्टार्ट होगा जिसका नाम है RBI और पूरा बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल पहले ये खत्म होगा, उसके बाद से टेस्ट होगा, उसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है मुद्रा एवं बैंकिंग। पूरा मुद्रा और RBI और पूरा बैंकिंग सिस्टम इसमें समझेंगे। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी और ये तमाम चीज़ें, कैसे ब्याज रेट बढ़ता घटता और ये तमाम बातें आएंगे, ठीक है। बोलो ना जैसा, इसको कल लिख लीजिएगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं कल।